दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बिहार में गठबंधन की राजनीति। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था गठबंधन की राजनीति, बेसिकली उसमें केंद्र के गठबंधन की राजनीति के बारे में चर्चा हम लोग किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में गठबंधन की राजनीति। बीपीएससी जो कि बिहार स्टेट का एग्जाम है, तो स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे पूछ सकता है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति की विकास बताएं, या इसके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु पे आप चर्चा करें। तो बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य दोनों को जोड़ कर करके आप देखें तो कहीं से भी किसी भी डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे, आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आराम से आपका क्वेश्चन लिखा जाएगा। तो हम लोग चलते हैं बिहार में गठबंधन की राजनीति का है, इसका विकास कैसे कैसे हुआ है, फिर देखेंगे हम लोग इसके उदय क्या के कारण क्या रहे, इसके हम लोग देखेंगे, आलोचना करेंगे और समर्थन में तर्क। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच जाए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, कॉमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो हम लोग चलते हैं बिहार में गठबंधन प्रणाली का विकास। बिहार में गठबंधन प्रणाली का जो विकास हुआ 1990 के दशक में ही माना जाता है। 1990 के दशक के में देखिएगा कि राजद लालू प्रसाद के नेतृत्व में राजद की गठन हुआ। उसी समय से जोड़ तोड़ के राजनीति कर करके शुरुआत हुई और वहीं से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत मानी जाती है बिहार में। ठीक है, 1994 तक आते आते यादवों के राजनीतिक प्रभुत्व का असर लालू यादव के गैर यादव सहयोगियों पर भी पड़ा। 1994 तक आते आते लालू यादव का जो उनका व्यक्तित्व बोलिए या जो बोलने की अंदाज और शैली उनकी रहती थी, इसका असर गैर यादवों पर भी पड़ा और गैर यादव और यादव मिलकर के फिर इनमें सहयोगी बढ़े। लालू यादव अपने प्रखर व्यक्तित्व और भाषा शैली से मुसलमानों को भी साधने का इसमें प्रयास किए। इसी समय से मेन राजनीतिक दल में गठबंधन की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, बाद में रामविलास पासवान और नीतीश कुमार द्वारा चुनौती इन्हें दिया गया। रामविलास पासवान भी और नीतीश कुमार द्वारा, किंतु लालू प्रसाद यादव का जो नेतृत्व था या बोलने की भाषा शैली थी, उनकी चुनौती इन लोग नहीं दे पाए और ये असफल रहे लालू प्रसाद यादव को चुनौती देने में, जिसके कारण देखिए कि लालू प्रसाद का शासन का लगभग 15 साल कंटिन्यू रहा। ठीक है, 2004 तक राजद की सरकार है, 2005 से फिर नीतीश की सरकार है। रामविलास पासवान दलित सवर्ण गठजोड़ किए, दलित सवर्ण गठजोड़, वहीं नीतीश भाजपा के साथ गठबंधन बनाए, भाजपा के साथ नीतीश का गठबंधन बना और रामविलास पासवान के दलित और सवर्ण के साथ इन्होंने गठजोड़ किया। वहीं 17 वर्षों से चले आ रहे गठबंधन में दरार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जब राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी संभाले तो 17 साल बाद फिर एनडीए और जो जेडीयू है उसमें दरार देखने को मिला, क्योंकि कहीं न कहीं इनके जो छवि बनी हुई थी नीतीश कुमार के, उनमें धक्का पहुंची। इन्हें दलित और के पक्ष में और जो इनकी भावना थी एक तो सेकुलर, उनमें छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण 17 वर्ष बाद गठबंधन में दरार आया। हालांकि जो दरार आया, दरार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। यहां पे देखिएगा कि इसके कारण क्या हुआ, फिर जो घोर विरोधी राजद माना जाता है, राजद से फिर एक गठबंधन किए जेडीयू यानी नीतीश सरकार। लेकिन राजद से भी जब दोनों घोर विरोधी थे, दो अपोजिशन पार्टी था और दोनों में सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए गठजोड़ किया गया, लेकिन ये भी इनका गठजोड़ ज्यादा दिन नहीं चल पाया, जिसके कारण फिर नीतीश सरकार ने फिर भाजपा के साथ गठजोड़ किया और छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने।
फिर वर्तमान में जो इलेक्शन है, जो देख रहे होंगे, इलेक्शन की डेट भी घोषित कर दिया गया, जो बिहार में 3 चरण में होने वाला है, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। तो इसमें भी गठबंधन की सरकार ही, अभी एलजेपी के तरफ से खींचतान हो रहा है, फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से खींचतान हो रहा है। तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी बड़ी पार्टी हुआ उसमें समझिए कि ये सब छोटे छोटे जो पार्टी हैं, छोटे छोटे पार्टी दरार उत्पन्न करते हैं और विकास में कहीं न कहीं बाधा पहुंचाते हैं। तो जो भी बड़े पार्टी हैं आपस में खींचतान इन लोगों में होते रहती है। वही अपने पद और अपने पोस्ट के लालच में इन लोग सिर्फ और सिर्फ गठजोड़ कर लेते हैं कि जिसकी सरकार बनी, मेन महत्वाकांक्षा रहता है कि अच्छा अच्छा पोस्ट मिल जाए और पद मिल जाए, जिसके कारण लूट और खसोट और अपने हित साधने में उन लोग लगे हुए रहें। ठीक है, तो इसमें भी देखिएगा जैसे पिछली ही इलेक्शन हुआ था, जो लालू और इनमें महागठबंधन बना था जेडीयू में, तो लालू और इसमें भी राजद सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई थी। जेडीयू के जहां 71 ही सीट आया था, वहीं राजद को 79 सीट आया था और कांग्रेस को मात्र 27 सीट मिला था। कांग्रेस को 27 सीट पे सिमटना पड़ा था। वहीं बिहार का जो सीट है विधान परिषद में वो 243 है, तो विधानसभा में यहाँ सीट 243 है, जिसमें राजद सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई थी। इसके बाद देखिए दोनों को जब राजनीतिक हित नहीं सधे, तो राजनीतिक हित नहीं सधने के कारण फिर दोनों में मतमुटाव हुआ और जो राजद से नेतृत्व कर रहे थे और जो जेडीयू से नेतृत्व कर रहे थे, दोनों में खींचतान हुई और दोनों पार्टी फिर अलग अलग हुआ। वहीं 27 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री की नीतीश सरकार ने फिर दोबारा शपथ ली। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल जदू के, और फिर इसमें देखिएगा कि विरोधी जो भाजपा है, भाजपा से भी खटास होने लगे। जब केंद्र में फिर नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार 2019 में बनी, तो उस समय जेडीयू का बिहार से बहुत कम, यानी मात्र एक केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तो मात्र एक केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार में बनाए जाने से बिहार के जो जेडीयू यानी नीतीश की सरकार और नीतीश जी नाराज थे, जिसके कारण उस समय भाजपा से भी खींचतान हुई और भाजपा से भी इन्होंने नाता तोड़ने का ऐलान किया था कि जो भी अब क्षेत्रीय चुनाव होगा उसमें जेडीयू अकेले लड़ेगी। लेकिन फिर भी अब जो इलेक्शन हो रहा है विधान सभा का, उसमें देखेंगे भाजपा और नीतीश का सरकार यानी जेडीयू दोनों साथ साथ इलेक्शन लड़ रही है। तो राजनीतिक पार्टी में एक कहा नहीं जा सकता दोस्त कौन सी है और दुश्मन कौन सी है। तो दोस्त और दुश्मन राजनीतिक दल में सब बराबर हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक दल या राजनीतिक समीकरण साधने के लिए क्या होते हैं कि एक दूसरे से गठजोड़ कर लेते हैं, जिसके कारण है कि एक तो सभी विकास का कार्य अवरुद्ध होता है, दूसरे लोग अपने अपने हित साधने के चक्कर में होते हैं, अपने कड़ा फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि दोनों में खींचतान हर समय चली हुई आती रहती है। क्योंकि कोई मान लीजिए कि 2 पार्टी या 3 पार्टी है, वो कुछ और बोलेगा पहला पार्टी, दूसरा पार्टी कुछ और बोलेगा, इसी तरह से खींचतान चलते आता है। तो ये हो गया बिहार की राजनीति में गठबंधन का विकास। अब हम लोग चर्चा करते हैं आखिर गठबंधन का उदय का कारण क्या होता है, राजनीति में गठबंधन का उदय का मेन कारण क्या है, कारण पे हम लोग चर्चा करते हैं। जो प्रारंभ में कांग्रेस नेताओं की छवि जो थी आजादी दिलाने की थी, जो प्रारंभ में देखा जाए तो 1947 के पहले या बाद से जो लोगों के दिमाग में छवि बनी हुई थी कांग्रेस के प्रति आजादी दिलाने वाली की थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की समय के साथ नए नए मुद्दे जुड़ते गए और नए नए मुद्दे जुड़ने के कारण लोगों के आर्थिक और सामाजिक मुद्दे उभर करके सामने आए, विकास का मुद्दा उभर करके सामने आए। जैसे अभी केंद्र में देख रहे होंगे राष्ट्र हित के मुद्दे उभर करके आए। तो ये सब मुद्दे हैं कि उभर करके सामने आने के कारण हुआ कि कांग्रेस का जो छवि था वो धूमिल होते चल गई।
फिर देखिएगा सामाजिक और आर्थिक मुद्दे उभर करके आए। क्षेत्रीय असंतुलन के कारण मेन गठबंधन की शुरुआत हुई, क्योंकि क्षेत्र में होता है कि हर एक जो छोटे छोटे राजनीतिक दल, केंद्र या जो भी मेन पार्टी है, वो किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र तक ध्यान नहीं दे पाती है, तो वहीं से क्षेत्रीय जो नेता उभरते हैं और गठबंधन की राजनीति वो यहाँ से शुरू हो जाती है। क्योंकि छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं अपने स्तर पर वो अपनी बात को मुखर रखते हैं, यानी जो बड़े पार्टी है उसके सामने रखते हैं, वहां से वो पार्टी जीत करके आते हैं। तो अगर सरकार बनने पर अगर कोई पद मिलता है या असेंबली में आते हैं तो अपने बात को उठाते हैं, जिसके चलते खींचतान शुरू हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी में गुटबाजी, अच्छे नेता का अभाव। राष्ट्रीय पार्टी में गुटबाजी आजकल देखने को मिलता है और अच्छे नेता का भी जो पहचान नहीं हो पाता है, वो अच्छे नेता कौन है वो पता ही नहीं चलता है। तो अच्छे नेता के अभाव के कारण भी छोटे छोटे दल उभरते हैं और किसी एक के बात को मानने से इनकार। अभी ही आप देख रहे होंगे बिहार का राजनीतिक दल में जो समीकरण है, महागठबंधन में या जेडीयू में देखिएगा, जेडीयू से ही जो रामविलास पासवान की पार्टी है, जो अभी अध्यक्ष चिराग पासवान है, वो जेडीयू से अलग चुनाव लड़ने की बात चल रही है। वहां पे महागठबंधन में भी अलग अलग पार्टी का अलग अलग चाह रहे हैं, उनमें भी नहीं बन रहा है। तो जो भी गठबंधन है, गठबंधन की एक हित नहीं हो सकती है, सभी पार्टी के हित अपना अलग अलग होता है। हित अलग होने से जो पार्टी है, पार्टी एक में नहीं रह पाती है, वो विरोधी ही बन जाते हैं। एक में रहने के बावजूद भी वो विरोधी के तरह ही व्यवहार करते रहते हैं। जाति, वर्ग तथा धर्म जैसे दबाव समूह का बढ़ता प्रभाव इसका मेन कारण है। जाति, धर्म और वर्ग जैसे दबाव का बढ़ना पर कोई पिछड़ी जाति का आवाज नहीं उठा पाते थे, कोई भी धर्म जो जिसका दबा कुचला उसका नहीं उठा पाते थे, वहीं किसी पार्टिकुलर वर्ग का नहीं उठा पाता था। अब है कि छोटे छोटे नेता का उभार होना, अपने बात को राष्ट्रीय स्तर पर वो उठाते हैं। ठीक है, जिसके कारण महागठबंधन की शुरुआत हुई है। अब इसकी आलोचना हम लोग देखते हैं, आखिर इसकी आलोचना क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो बिना विचारधारा मिले सत्ता के लिए गठबंधन मनाते हैं, जैसे पीछे चर्चा भी की है। बिना विचार मिले, जैसे जेडीयू और राजद में कोई विचार नहीं मिलता था, दोनों घोर विरोधी अभी भी बिहार में माने जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में दोनों में गठबंधन हुआ, जो गठबंधन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया था। फिर देखिएगा उसके बाद भाजपा और जेडीयू में भी अभी विचार नहीं मिल रहा है, फिर भी उनमें गठबंधन सिर्फ और सिर्फ सत्ता के कारण है। तो ये चीज विचारधारा नहीं मिलता है और सत्ता के लिए ये गठबंधन बनाते हैं। यह अस्थाई सरकार होती है, जो भी गठबंधन और अगर विचारधारा नहीं मिले तो वो सरकार गिरेगी, अस्थाई होगी, वो अस्थाई नहीं बन सकती है। वो मजबूती से निर्णय लेने में समस्या उत्पन्न होती है। जब दोनों घोर विरोधी रहते हैं तो मजबूती से निर्णय कोई चीज पे नहीं ले सकते हैं। वो क्षेत्रीयता को इसमें बढ़ावा मिलता है, क्षेत्र के लोग इसमें राजनीतिक दल में आते हैं तो क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिलेगा। लोक कल्याण में बाधा होती है, लोक कल्याण में बाधा उत्पन्न होती है, वही निर्णय में देरी होती है, अवसरवादिता में वृद्धि होती है। लोग अपने अपने अवसरवादिता निभाने के चक्कर में एक चीज होता है कि अवसरवादिता में वृद्धि हो जाए, सभी अपने अपने अवसरवादी हो जाते हैं नेता, क्योंकि फिर सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी वो कोई अता पता नहीं रहता। महागठबंधन की सरकार कब तक टिकेगी, कब तक रहेगी, किसी को पता नहीं रहता है, जिसके कारण अवसरवादिता में वृद्धि हो जाती है और सब अपने अपने अवसर देख करके इसमें काम करते हैं। अब इसके समर्थन में तर्क, आखिर महागठबंधन की सरकार क्यों सही है, यह हम बोल सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार कहां तक उचित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गठबंधन की सरकार भी मजबूती से निर्णय लेने में आजकल देखते होंगे कि सक्षम है। जैसे आरटीआई का अधिकार, और आरटीआई के तहत जो राजनीतिक दलों के बारे में मंगवाया जाता है, आरटीआई के अधिकार उस समय भी गठबंधन की सरकार थी।
अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है वो भी गठबंधन की सरकार है। मनरेगा जिस समय लागू हुआ था गठबंधन की सरकार है। ये सब जैसे भी मजबूती से फैसला लिए जाते हैं। जैसे वर्तमान में आप देखते होंगे कि 370 जो धारा हटाओ 35A हटा जम्मू कश्मीर से, ये भी गठबंधन की सरकार ही माना जाएगा, क्योंकि भले ही बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी लेकिन केंद्र में भी जो सरकार हो है वहां भी छोटे छोटे पार्टी मिले हुए थे, तो गठबंधन की सरकार ही माना जाएगा। तो ऐसे ऐसे भी फैसले उठाने में सक्षम है महागठबंधन की सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग अपनी समस्या उठाई है। विभिन्न वर्गों के लोग अपनी अपनी समस्या उठाई है, क्योंकि वर्ग तभी समस्या अपना उठाएगा जब उस वर्ग कोई नेता हो या उस वर्ग के लोग राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य के स्तर पे बोलने में सक्षम हो, तभी अपने बात को उठा सकते हैं। ठीक है, केंद्र और छोटी पार्टी में मेल जोल बढ़ा है। केंद्र और छोटी पार्टी में मेल जोल बढ़ा। पहले केंद्र यानी जो एकीकृत पार्टी कांग्रेस या बीजेपी थी, छोटी छोटी पार्टियों से भी मेल बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर सत्ता में नहीं आते हैं, 2 या 3 सीट से घट जाता है तो छोटी पार्टी उनको सहयोग करेंगे। मेल जोल बढ़ा है, उनके बारे में भी वो केंद्र मतलब जानकारी रहते हैं, वेटेज देते हैं उनको भी। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूती इससे मिली है। लोकतंत्र मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं हुआ। लोकतंत्र और मजबूत हुआ है क्योंकि इससे एक वर्ग और जाति और गांव स्तर पर इस विकास से मुद्दे लोग भी उठाते हैं और अपनी जाति जो दबी कुचली है उसकी बात भी राष्ट्रीय स्तर पर रखने में लोग सक्षम हैं। सामाजिक खाई कम की है महागठबंधन के समाज में। जो सरकार ने सामाजिक खाई इससे बहुत कम हुआ है, क्योंकि सभी जाति और धर्म के लोग भी इसमें आगे बढ़ते हैं और अपनी सरकार पे ध्यान देते हैं और अपनी आवाज राज्य स्तर पे राष्ट्रीय जो पार्टी है उनके पास उठाते हैं। तो ये हो गया समर्थन में तर्क। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा वीडियो लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।